जिसमें लोगों की जानें गई हैं और बहुत लोग जिसमें घायल हुए हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम चरणों में स्थान दे, उन परिवारों को इस दुख की घड़ी का सामना करने की शक्ति दे और सभी जो घायल हुए हैं उनके हम स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नज़रअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और संसद में भी सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने जैसा कि अपनी स्टेटमेंट में कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता उनसे ये अपील करी है उनसे कि अधिक से अधिक राहत कार्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना योगदान दें, ऐसा कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। We will start with the main issue of the other issue of our press conference now. आज का जो हमारी प्रेस वार्ता का जो मुद्दा हमने लिया है अग्निवीर योजना को लेकर, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फ़ौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग अलग अटकलें इन जो इंटरनल सर्वे, जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए, जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम, अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फ़ौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फ़ौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। ये आधी अधूरी जो बातें चल रही हैं इनसे काम चलने नहीं वाला। ये एक योजना देश की फौज के लिए बड़ी घातक योजना साबित हुई, ये रिपोर्ट्स बता रही। आपने देखा होगा, आपके बहुत से अखबारों ने उन रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है, वो सारी बातें सत्य साबित हुई जिन बातों को लेकर हमने आपके बीच में बार बार इस सरकार को आगाह किया था जब ये योजना सरकार लेके आई थी। पहला सवाल जो आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमने हमेशा उठाया। इंटरनल रिपोर्ट में, फौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अग्निवीर जो हैं उनके बीच में जो जज्बा पहले हुआ करता था फौज में, एक दूसरे से के साथ सहयोग करके चलने का जज्बा, एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने का जज्बा, देश पे जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ साथ एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जज्बा। किसी कोई अगर घायल हो गया तो किलोमीटर
पे किलोमीटर उसको अपने कंधों पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का जज्बा, ये जो सारा जज्बा होता था, फौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जज्बे में कमी आई है। और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे, बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा का माहौल अग्निवीरों में बन गया है, जो कि फौज की, किसी भी फौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छा नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि फौज की सबसे बड़ी अगर हथियार किसी फौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है। किसी भी हथियार से बड़ा अगर कोई हथियार है तो फौज का मनोबल है। और ये अग्निवीर योजना फौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, जैसे सारे अखबारों में आया है, कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी तालमेल, भाईचारे की, सहयोग की, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है, ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूरदर्शी सोच के साथ ये योजना नहीं लाई गई। दूसरी बात, एक और बात आई है निकल के, ये इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग से जो अग्निवीर, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग फौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते, 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि ये कितना बड़ा घातक ये योजना साबित हुई देश के फौज के लिए। एक तरफ तो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी आपके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, और दूसरी तरफ ऐसे अग्निवीर जिनको पूरी ट्रेनिंग भी नहीं आपने दी, उनको उनके मुकाबले में खड़ा करने का काम आपने किया है। जो आज आपकी देश की फौज का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि जो ट्रेनिंग की जो बात है, ये ट्रेनिंग की बात कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है। देश की फौज भी ट्रेनिंग की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक गंभीर, बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की फौज की जो भूमिका होती है और उसका जो फौज का जो स्तर होता है उसको लेकर है। जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को ज़रूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और ये कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज़ ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। इतनी घातक योजना साबित हुई। ये बताता है कि यानी कि जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि इन सारी सभी बातों को देखते हुए 2-3 कदम उठाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, 4 से बढ़ाकर 7 साल की एक बात आ रही है चर्चा में। 25% जो रिटेन किए जा रहे अग्निवीर, उससे बढ़ाकर 60 और 70% रिटेन किए जाएंगे। ये भी एक चर्चा का विषय आया है अखबारों के माध्यम से। और ये ट्रेनिंग को बढ़ाकर, सबसे पहले मैं अपनी बात जो हमने शुरू में, मैंने जहाँ से जिस बिंदु से शुरू करी कि इस तरह की जो भी चर्चाएं हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। अगर ये सुझाव आ रहे हैं इनको हम रिजेक्ट करते हैं। अग्निवीर योजना को हम रिजेक्ट करते हैं। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इस देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारी देश की फौज मजबूत हो, हमारी देश की फौज दुनिया में सबसे मजबूती से देश की रक्षा करे। देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा, इसीलिए, और ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, चुनावों के नतीजे भी ये दर्शाते हैं, जो राज्य, जो प्रदेश जहां से ज्यादातर हमारी देश की फौज आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे तमिलनाडु, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां से हमारे देश, चाहे केरल हो, हमारे देश की फौज का बड़ा हिस्सा इन प्रदेशों से आता है। वहां पर आपने देखा होगा, लोगों ने भी, केवल देश की फौज ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, देश के जनमानस ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये हमारा सवाल भी है कि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में पाई गई, ना देश के नौजवान के हित में पाई गई, और ना देश के हित में पाई गई। तो ये योजना लाई कैसे? और ना ही ये भाजपा के घोषणा पत्र में थी।
ये कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की के घोषणा पत्र में नहीं थी, और इसको योजना को लागू करने की मांग भी देश में कोई नहीं कर रहा था। ना फौज कर रही थी, देश का कोई नौजवान कर रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये योजना थी, ना देश का कोई वर्ग कह रहा था अग्निपथ योजना लेके आओ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, ये भी आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार ये बताए कि ऐसा घातक सुझाव किसके, ना सिर्फ इस योजना को वापस करे, लेकिन सरकार ये भी बताए किसके सुझाव पर ऐसी घातक योजना जो देश की फौज को के लिए नुकसानदायक साबित हुई सरकार लेके आई। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी सरकार ने ऐसे फैसले किए, बाद में पता चला कि किसी ने उसका सुझाव दिया था। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून, बाद में पता चला किसी और जगह से सुझाव आया था, और आपने देखा होगा नोटबंदी सुझाव कहीं और से आया था। तो ये अग्निपथ योजना का सुझाव कहाँ से आया, ये भी सरकार सार्वजनिक करे कि जब घोषणा पत्र में नहीं था आपकी पार्टी के, फौज ने मांग नहीं करी थी, देश में किसी वर्ग ने कहीं से इसकी मांग नहीं उत्पन्न हुई थी, तो ये किसके कहने पे योजना ये लाई गई, ये भी सार्वजनिक किया जाए। हम मांग करते हैं देश की फौज, हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, पक्की भर्ती से नियुक्त वो फौज। देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर और फौज के शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 75 साल में सरकारें किसी भी पार्टी की रही होंगी, मगर तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है। चाहे 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने की बात रही हो, और चाहे 99 में उस समय चाहे एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय करगिल के चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने की बात रही हो, देश की फौज ने, पक्की भर्ती से नियुक्त फौज ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा था। अब ऐसी क्या बात आई थी, कहां से सुझाव आया था, कौन सुझाव लेके आया कि ऐसी फौज जो हमेशा राजनीति से ऊपर रही, उस फौज की नियुक्ति की प्रक्रिया पे ऐसा घातक फैसला इस सरकार ने लिया जिसके परिणाम वही आ रहे हैं जिनका आगाह हमने सरकार को किया था। ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। इसमें एक दृष्टि है इसको लेकर, ये तो फौज का इंटरनल सर्वे है, फौज में जो खामियां देखी जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम देश के नौजवान को जो भुगतना पड़ रहा है वो एक अलग अपनी जगह है। सबसे पहले जो अग्निवीर हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं 60-70% का क्या है, जो 30-40% रह जाएंगे, क्या वो अपनी छाती पे गोली नहीं लेना चाहते देश के लिए, और क्या उनको शहीदी का दर्जा आप नहीं दिलवाएंगे? इसीलिए हमने कहा कि पूरी 100% पक्की भर्ती होनी चाहिए, 60-70% का कोई मायने नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो रुचि कम हुई है देश के नौजवान में भर्ती के प्रति, वो पूर्णतः सरकार की ये विफलता, इस नीति की विफलता है। देश के नौजवान में देशभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन आज तमाम उन राज्यों में जहाँ से फौज आया करती, वहाँ के स्टेडियम गांव के खाली हो गए, सड़कें गांव की खाली हो गई। नहीं तो सुबह 4-5 बजे उठकर जो रेस दंड बैठक लगाने के लिए होड़ लगा करती थी हमारे नौजवान में, देशभक्ति की भावना से लेस कि अपने देश के लिए मैं बॉर्डर पे जाके देश के लिए लड़ूंगा। आज उन राज्यों में देश के बॉर्डर के लिए लड़ने की तो होड़ कम हो गई, और धमकी के रास्ते अमेरिका के बॉर्डर कूद कर अमेरिका जाकर हरियाणा जैसे प्रदेशों में ये स्थिति आ गई। आप अंदाजा लगाएं, हरियाणा में, मैं एक ही प्रदेश का उदाहरण दूंगा, हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हमारे प्रदेश में, अब केवल 900 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 पक्के किए जाएंगे, 250, बाकी घर आ जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती, और कहाँ 225 पक्के किए जा रहे हैं। जहाँ देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जहाँ जज्बा था जिस नौजवान में, आज वो अपनी जान की कुर्बानी की बाजी लगाकर डंकी के रास्ते पनामा के जंगल से होते हुए अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने की वहाँ का नौजवान सोच रहा है। ये स्थिति ला दी इस सरकार ने। आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी आई हरियाणा के नौजवान को लेकर, जिसमें रिपोर्ट में कहा, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें कहा कि 55% पढ़े लिखे नौजवान हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा से बाहर रोज़गार का सपना लिए हुए बाहर जाने के प्रयास में है या जा चुके। तो ये स्थिति बन गई। इसके लिए जिम्मेदार तो इसका एक पहलू फौज की में जो खामियां हैं जो इसका जो रिपोर्ट्स में है, और दूसरा पहलू हमारे नौजवान के अरमानों पे को जो चकनाचूर करने का काम किया गया, देश का नौजवान उसकी देशभक्ति की भावना पे जो चोट पहुंचाने का काम किया गया, दूसरा पहलू वो है। और इसका तीसरा पहलू और अंतिम पहलू, देश की फौज के प्रति जो देश की सरकार का रवैया रहा है जब से सरकार आई है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अग्निवीर योजना बिना किसी चर्चा विचार विमर्श कर इतनी बड़ी देश की फौज, जिसने दुनिया में आपका हमेशा गौरव बढ़ाया, उस फौज की प्रक्रिया बदल दी, कहीं कोई चर्चा नहीं।
और इसी तरीके से आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा कि शायद ऐसा किसी देश, दुनिया के किसी देश में इस तरह से अपनी सेनाओं का इस तरह का अपमान कभी नहीं किया गया होगा कि 5वीं और 6ठी पंक्ति में CDS को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को वहाँ पे जगह मिली, जबकि अगली पंक्तियों में देश के उद्योगपति, देश के अभिनेता, बिजनेसमैन और धनाढ़ श्रेणी के लोग अगली पंक्तियों में बैठे थे। ये कैसा देश का सम्मान है, कैसा देश की फौज का सम्मान है, ये कैसी देशभक्ति है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर आप प्रश्न ले सकते हैं, आपके प्रश्न ले सकते हैं। ये देश की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये देश जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। देश में मजबूत विपक्ष है और दोबारा से कान खोल के ये सरकार सुन ले, ये जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। इसको हम जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। देश की सेना के अध्यक्षों की जो का मान सम्मान है वो केवल उन्हीं सेनाओं का नहीं है, प्रत्येक देशवासी का मान सम्मान है। उनका इस तरह का अपमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मांग हमारी उस पर हम कायम है। जब ये संसद का सत्र आएगा, संपूर्ण विपक्ष इंडिया गठबंधन एकता से लड़ाई लड़ेगा और अग्निपथ योजना को वापस करा के ही दम लेगा। और आपके प्रश्न? सवाल इसका ये है कि क्या भर्तियां निकल कम रही हैं, लोगों का रुझान कम है इसको लेकर? इसमें दोनों ही बातें जो आपने कहा, जैसे मैंने उदाहरण दिया हरियाणा का, ये हर प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है और पूरे देश का भी आंकड़ा उपलब्ध है कि ना सिर्फ संख्या घटाई गई है, जैसे हरियाणा में हर प्रतिवर्ष औसतन 5,500 पक्की भर्ती 1947 से लेकर और 2020 तक, जब कोविड में 2 साल की ब्रेक आई और उसके बाद ये अग्निपथ योजना की 5,500 पक्की भर्ती की जाती थी हरियाणा से। अब वहीं हरियाणा प्रदेश से केवल 923 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से केवल 200 को पक्का किया जाएगा। तो जब इतनी संख्या में गिरावट आई है तो निश्चित तौर से आज आप कोचिंग सेंटर्स को जाके देखिए, आप महेंद्रगढ़ में देखिए, रेवाड़ी में देखिए, रोहतक में देखिए, भिवानी में देखिए, ये पूरा इलाका जहाँ से जिन जिलों से हमारे देश की फौज में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा देता है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है और बाकी प्रदेशों में भी। आप चुरू झुंझुनू देखिए राजस्थान में, तो ये जो आप पंजाब में देखिए, तो उन जो कोचिंग सेंटर्स थे वो खाली हो गए हैं या उनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम रह गई है वहाँ पे प्रैक्टिस करने वालों की। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की नीति के दुष्परिणाम चारों चौतरफा हैं। सर, जिस व्हाट्सएप की बात आप कर रहे हैं, सरकार उस पर मना कर रही है कि टेन्योर जो है 7 साल बढ़ाने के और 60% जो है उसको आगे अस्थायी करने की जो बात करी है, सरकार ने उसको मना कर दिया। देखिए, ये सरकार में राजनाथ सिंह जी होंगे, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी वो जो है सरकार में, तो उनके पास सरकार की ओर से ही अधिकृत जवाब उनका माना जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उनको आपस में इस बात को। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, पहली बात, और केवल राजनाथ सिंह जी नहीं, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और LJP चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी, इन लोगों के क्या इस मामले को अग्निपथ योजना पर लेके इनका क्या स्टैंड रहा था, आप देखिए। सारे इनके सहयोगी दल, इनके स्वयं रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इस पर हम मंथन कर रहे हैं, यदि बदलाव की ज़रूरत होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। तो इसीलिए हमारी बात। तो एक और बात, मैं एक पहलू रह गया था, अग्निपथ योजना से प्रतिवर्ष ये सरकार बचत जो करने की, जिसकी वजह से ये योजना लेके आई कि पेंशन नहीं देने पड़े, 1 रैंक 1 पेंशन की इन्होंने बात करी थी। रेवाड़ी में रैली कर वहाँ से शुरुआत हुआ था 2014 के कैंपेन का, और 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया गया था। अब ये 9 रैंक 9 पेंशन पे आ गई बात, 9 रैंक 9 पेंशन। और 9 रैंक 9 पेंशन में एक साल में 1054 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। 1054 करोड़, 1054 करोड़ की बचत का मतलब है
प्रतिवर्ष जितना सरकार अपने प्रचार पे खर्च रही है, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐड देने पर, उससे भी कम का बचत। सरकार थोड़ी ऐड पे अपनी कम खर्चती तो सेना को बचा लेती, लेकिन सेना को कच्चा करके सरकार ने उस बजट को, उतना ही बजट हर प्रतिवर्ष अपने प्रचार पे खर्च रही है सरकार। तो जिम्मेदार विपक्ष की भांति हम प्रश्न ना उठाएं तो आप बताइए क्या करें। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी से इन्होंने जो चंदा लिया, अब चंदा ये ले रहे थे तो चंदों से काम चला लेते। सरकार का पैसा अपने प्रचार के लिए उतना ही खर्च कर रही है जितना अग्निपथ से बचत कर रही है फौज में। देश के करोड़ों नौजवानों के सपनों को तो ना तोड़ते, देश की फौज के मनोबल को तो कमजोर ना करते। वो तो देखिए, मैंने जैसे कहा पहले दिन, देश में ये राजनीति से ऊपर बात है। कोई पार्टी, कोई दल, कोई नागरिक ये नहीं चाहता कि देश की फौज कमज़ोर हो। सब चाहते हैं देश की फौज मजबूत हो, देश की फौज का मनोबल अच्छा हो। तो मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपने कहा कुछ लोग कह रहे हैं, वो जो चुनाव हारे हैं वो कह रहे हैं, वो जो जीते हैं उनको भी एहसास है, वो कह नहीं पा रहे, बेचारे जीत गए इसलिए भाजपा में, आपको पता है। लेकिन अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है। जन भावना है ये, और ये जन भावना है, कोई हमारी भावना नहीं, कांग्रेस पार्टी की भावना नहीं है, ये देश की जन भावना है। आप लोग भी अभी जब नीचे हमसे बात करेंगे कहेंगे कि ये तो सही बात, तो ये देश की जन भावना है। जन भावना को स्वीकार करे सरकार और अग्निपथ योजना को पूरी तरीके से वापस ले और पक्की भर्ती दोबारा शुरू करे, अपनी गलती को माने। दीपेंद्र जी, सर, एनडीए में शामिल जेडीयू ने खुल करके ये अग्निवीर की समीक्षा की मांग की, तो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि इसको बंद किया जाए और वापस पुरानी भर्ती बहाली की योजना शुरू की जाए, क्या इसको लेकर कांग्रेस, जेडीयू, एलजेपी, आरएलडी जैसी पार्टियां, टीडीपी इनसे संपर्क करेगी, बातचीत करेगी कि अग्निवीर के मसले पर कम से कम ये कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन करे? इसको लेकर क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है? रणनीति, जो भी संवैधानिक रास्ते हमारे पास उपलब्ध हैं, उस हर रणनीति से इस योजना को वापस करके देश में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने के लिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व देगी। मैं ये भी एक आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि इस योजना को वापस करके फौज के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है पक्की भर्ती दोबारा शुरू होने की, तो सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने, और लगातार उन्होंने इस योजना की कमियां भी सरकार को गिनवाई, बार बार मांग भी करी, और ना सिर्फ अग्निपथ को लेकर उन्होंने, मगर जो बहुत से ऐसे लाखों की संख्या में, आपको पता है, ऐसे नौजवान जिनको पक्की भर्ती के माध्यम से जो चयनित हो गए थे फौजी, आपको पता है ना, उसका 1.5-2 लाख फौजी जो चयनित हो गए नौजवान, उनको ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि अग्निपथ योजना की, वो पक्की भर्ती में क्योंकि चयनित हो गए थे 2019-20 के। राहुल गांधी जी ने उनके लेकर भी, उनके अधिकारों को, उनके भविष्य को लेकर भी यदि किसी ने आवाज़ उठाई है तो माननीय राहुल गांधी जी ने उस बात को उठाया। तो कांग्रेस नेतृत्व देगी इस मुद्दे को, और इसकी वापसी के लेकर हम सरकार से जो है सरकार पे दबाव बनाएंगे। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, चूंकि अब आप भी लोकसभा में आ गए हैं और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कुछ दिनों में शुरू भी होगा। अग्निपथ योजना को लेकर कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो फिलहाल एनडीए में हैं और खुद बीजेपी के कुछ सांसद भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में क्या पहले ही सत्र में लोकसभा के अंदर नियम 267 के तहत चर्चा कराने और उसके बाद इस मुद्दे पे वोटिंग हो, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन इंसिस्ट करेगी, ताकि ये पता चल सके कि सत्ता पक्ष में से जो लोग वाकई में अग्निपथ योजना वापस करवाना चाहते हैं वो लोग आप लोगों के साथ हैं या नहीं? अजय जी, ये भी एक अच्छा सुझाव है, और ये भी मैंने जैसे कहा कि जो हमारे पास तमाम रास्ते उपलब्ध हैं जिसको लेकर दबाव बनाया जाए सरकार पे, उनमें से एक ये भी है। और हमारी जो संसदीय दल के कोर ग्रुप की जो बैठक होगी और जो हमारा जो रणनीति बनेगी वो आपके सामने हम स्पष्टता से रखेंगे, मगर हर उस रास्ते पे विचार किया जाएगा जिसको अख्तियार करके हम सरकार पे दबाव बना सके, इंक्लूडिंग 267। हुड्डा जी, मेरा सवाल आपके राज्य से है। जिस दिन रिजल्ट आया तो उसके बाद आपने कई सारे स्टेटमेंट दिए, कहा कि आप 46 सीटों पे आपकी पार्टी आगे है, 47% आपका वोट शेयर है। आपको लगता है कि 46 सीटें पर्याप्त हैं 90 की विधानसभा में आपकी सरकार बनने के लिए? वो जो डाटा का बार बार जिक्र करते हैं वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा है। धन्यवाद अजय जी। देखिए,
मैं हरियाणा इस आपके माध्यम से सभी तमाम हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा वासियों ने जिस तरीके से दिल खोल करके कांग्रेस पार्टी का साथ और समर्थन दिया इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है हरियाणा के अंदर, और इसके लिए सभी हरियाणा वासी धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि देश में इंडिया गठबंधन को 28 प्रदेशों में जो अलग अलग वोट शेयर मिला, सबसे अधिक वोट शेयर इंडिया गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी को 47.6% हरियाणा में जो मिला, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिण के राज्य, क्योंकि ये उन लोगों को भी जवाब है जो दक्षिण उत्तर की बात भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे। तो हरियाणा में 47.6% देश के 28 राज्यों में इंडिया गठबंधन को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट शेयर ही नहीं था। अगर तमाम राज्यों में अगर वोट अपस्विंग देखें पिछली बार के मुकाबले में कितना वोट प्रतिशत बढ़ा, तो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा 19.7% अगर वोट कहीं बढ़ा देश में तो हरियाणा के अंदर बढ़ा। इस बात का भी हमें गर्व है। 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट शेयर बढ़ना, वोट शेयर में वृद्धि, ये अपने आप में एक तस्वीर बता रही है। हरियाणा में 1984 के बाद ये सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस चुनाव में मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा गया है। और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड वृद्धि हुई है वोट में, एक भी वोट लोकसभा सीट पे, और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के वोट शेयर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। और केवल लोकसभा ही सीट नहीं, आपका जवाब इसमें आप संकेत आगे का देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। 90 विधानसभा हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और 90 की 90 विधानसभाओं में भाजपा का वोट शेयर गिरा है, चाहे वो हरियाणा के किसी कोने में हो, कोई जातीय धर्म समीकरण उस विधानसभा क्षेत्र में हो। तो ये पैन हरियाणा का एक संकेत, आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। और ये संकेत स्पष्ट है, लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दिया हरियाणा वासियों ने कि हरियाणा में बदलाव निश्चित है, हरियाणा में भाजपा की सरकार जा रही है और 3 महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये लोगों ने स्पष्ट संकेत दिया है और ये संकेत बीजेपी भी समझ गई। इसीलिए इलेक्शन से एक हफ्ते पहले उनको अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना पड़ा। फिर भी चुनाव के बीच में आपने देखा होगा 3 निर्दलीय विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने उदय भांजी और हुड्डा साहब के हाथ में समर्थन पत्र देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। आज ये भाजपा की प्रदेश की सरकार अल्पमत में सरकार आ गई है। अल्पमत में जो असंवैधानिक रूप से चल रही है हरियाणा में सरकार, मैं आप लोगों को ये भी जानकारी मिला दूं, अल्पमत में तो केंद्र की सरकार भी आ गई है, लेकिन कम से कम इनके सहयोगी दल हैं जो इनका संख्या बल पूरा कर रहे हैं। हरियाणा में तो सहयोगी दल के साथ गठबंधन भी टूट गया है। ये 42 विधायकों की सरकार है, जिसके साथ गठबंधन था वो भी टूट गया है। और जिसके साथ गठबंधन किया था दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी, वो बीजेपी के साथ गए। इतना लोगों को इस बात से तकलीफ हुई कि उनकी नोटा से भी कम वोट आई हरियाणा में उस पार्टी की 10 सीटों मिलाकर। तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में पिछली बार हम मात्र 10 सीटों पे आगे थे। मैं आपके प्रश्न का जवाब 10 सीटों पे आगे थे, लेकिन जब चुनाव हुआ और भाजपा थी 79 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी, विनीत जी को भी याद होगा, 79 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी। इसलिए बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, जैसे यहाँ 400 पार के दे दिया। लेकिन वो जब 3 महीने बाद चुनाव आया तो वो 79 से घट के 40 पे आ गए और कांग्रेस 31 पे आ गई। और भाजपा वालों ने कहा, जब उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये इतना कैसे गिरावट आ गई 3 महीने में, तो बोला कि हम जो है हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो चुनाव लड़ रहे थे। तो अब तो जब उनका चेहरा था तो तब भी हमारी सीट ज़्यादा है, हम 40 पे हमारी बहुमत आई है, हम आगे हैं, हमारा वोट शेयर भी ज़्यादा है। उन्हीं को हरियाणा वासियों ने विजय करने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में जब आई, उसी दिन से ये स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा वासियों ने रुख बना, जब आई उसी दिन से ये स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा वासियों ने रुख बना लिया था कि हरियाणा वासी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और इसीलिए इन लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार देने का हमने काम किया है। दीपेंद्र जी, मोहित शुक्ला हूँ। मेरा सवाल आपके पहले विषय से है जिसको आपने उठाया, ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर। केंद्र सरकार ने, अगर हम आज के समय में देखें, 1 लाख किलोमीटर का रेल नेटवर्क है पूरे देश में। केंद्र सरकार ने 2027-28 के लिए 34,000 किलोमीटर में कवच को लगाने का निर्णय लिया है कि 2027-28 तक 34,000 किलोमीटर में कवच लगाया जाएगा। जबकि 2022-23 के आंकड़े ये कहते हैं कि कुल 2,000 किलोमीटर के लिए ही केंद्र सरकार ने कवच लगाने के लिए अब तक पैसा दिया है। तो जिस तरीके से सेना के बजट में कटौती हो, अग्निवीर योजना हो, और ठीक उसी तरीके से रेलवे की सुरक्षा और बजट में कटौती किस ओर इशारा करती है? ये इशारा इस तौर कर रही है कि ये भाजपा हमारे देश के प्रजातंत्र को देश में प्रचार तंत्र की ओर
धकेलना चाह रही है कि बजट काटो, और वो बजट अपने प्रचार में मैंने जैसे कहा कि अग्निपथ योजना में जितनी सेविंग कर रहे हैं फौजियों की पेंशन काट के, उससे ज़्यादा अपने हर साल प्रचार में कर रहे हैं खर्च। तो ये प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र की तरफ ये भाजपा की नीति रही है। और ये रेलवे की जो आपने बात करी, ये भी ज्वलंत उदाहरण है कि लगातार ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं पूरे देश में, ये दर्दनाक दुखदाई हैं, और ख़ास तौर पे ये पीड़ादायक इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इश्तिहार निकालती है। अगर कुछ रेल में कोई एक डब्बा भी बन जाए तो उस डब्बे का भी एडवर्टाइज करने का काम करती है। लेकिन हकीकत जो आपके साथ जो आज आंकड़े बता रहे हैं कि कवच योजना केवल 2000 किलोमीटर के लिए, जबकि कहा गया कि हम 34,000 किलोमीटर के लिए लाएंगे योजना, और 2000 किलोमीटर का बजट दिया गया। तो हकीकत में और मार्केटिंग में बहुत फ़र्क अंतर है, जिसका खामियाजा सभी यात्रियों को अपनी जान माल को गवा के करना पड़ रहा है। देश की सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। दीपेंद्र सर, मेरे दो सवाल हैं सर। एक पहला सवाल ईवीएम को लेकर है। जिस तरह से लगातार आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, कल एलॉन मस्क का भी बयान आया। जो न्यूज़ रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से कोट की गई थी, अब उनका क्लैरिफिकेशन आ गया है और उन्होंने बोला है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, कोई ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईसी ऑफिशियल की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि ये फेक न्यूज़ थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी का अब स्टैंड है, क्योंकि आप लोगों ने यही न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो कोट की थी? सेकेंड क्वेश्चन सर, आपके स्टेट से रिलेटेड है। आप लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ा है, असेंबली इलेक्शंस की तैयारी आप लोग करें, लेकिन उससे ठीक पहले आप ही के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ठीक नहीं हुआ था, और उसी के कारण से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कांग्रेस पार्टी कर सकती थी जमीनी स्तर पे। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा जैसे कई नेताओं के बयान आए हैं सर। देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि ईवीएम की बात जहाँ तक है, हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है, हमारे नेतृत्व का इस पर एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड रहा है कि चुनाव की किसी भी प्रजातंत्र, खास तौर पे देश जो हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है, उसमें चुनाव प्रक्रिया की साख पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठने चाहिए। ये जिम्मेदारी देश की इलेक्शन कमीशन को निभानी चाहिए। देश के इलेक्शन कमीशन को इस रूप से अपनी जिम्मेदारी वो निभाए कि कहीं भी कोई प्रश्न उठने की गुंजाइश ही ना हो। ये जिम्मेदारी है देश के इलेक्शन कमीशन की। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की भूमिकाओं पे ही प्रश्न उठते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। मेरा स्वयं का पिछला लोकसभा चुनाव का जिस रूप से जो है कई गिनती प्रक्रिया हुई थी, वो प्रश्न चिन्ह आज भी मेरे मस्तिष्क में है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं देश के प्रजातंत्र को की साख को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। आप लोग खबरें तलाशते रहें, हम लोग सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की बात। एक सवाल है, अग्निवीर योजना जब आई थी तो ये भी एक अल्टरनेट दिया गया था कि भाई जो अग्निवीर योजना से रिटायर हो गए, यानी कि 4 साल के बाद फ्री होंगे, और खासतौर से हरियाणा का आपके ही राज्य का जिक्र है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस में या बाकी पोस्ट पे लगाया जाएगा। इसको लेकर भी क्या कांग्रेस ने कोई रिसर्च की है कि वो चीज़ से भी क्या एक फ़ायदा होता है कि भाई उनको भी किसी तरह से पुलिस में या बाकी आर्म फोर्सेज में एडजस्ट किया जा सके? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हरियाणा का ही दूंगा, बाकी जगह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में स्थिति। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार रही है। कहा था कि अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे, लेकिन हरियाणा में 30,000 से ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, उनमें से इन 10 वर्षों में 543 को हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है, वेटिंग लिस्ट में। बाकी तो ये कहने में और करने में ये जो अंतर है, ये कथनी और करनी में जो ये अंतर है, यही कारण है कि देशवासियों ने इस योजना को पूर्णतः रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये इस आंकड़े में आपका संपूर्ण जवाब है। उन एक्स सर्विसमैन को ही नहीं लगाया। अब अग्निवीर, वो तो पूरी तरह फुल्ली ट्रेंड हैं, उनको ही सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो अग्निवीर को, ये हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार की नीयत है, ये हरियाणा की भाजपा सरकार की नीयत है। हम अपने हरियाणा में घोषणा पत्र में तो खैर जो रखेंगे प्रावधान, हम तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी और अग्निवीर के लिए भी उनको गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हरियाणा चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या बाकी डिपार्टमेंट्स हो, वो हम अपने घोषणा पत्र में वो प्रावधान करेंगे हरियाणा में। लेकिन भाजपा ने क्या किया, प्रश्न इस बात पे।
दीपेंद्र जी, एक सवाल मेरा है कि जब अग्निवीर योजना आई थी तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इससे जो एवरेज एज है फौज का वो कम होगा। क्या आपको लगता है कि उसका कुछ फायदा अग्निवीर का फौज के एवरेज एज पे पड़ा है? देखिए, ये हमने उस समय भी कहा था कि फौज में जोश और होश के मिश्रण से किसी देश की फौज मजबूत होती है, और अनुभव, ट्रेनिंग और जो बाकी फैक्टर्स जो अभी मैंने कहा कि भाई अपने भविष्य को लेकर निश्चितता, उससे मनोबल पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहली फाइंडिंग बताई, जो पहली फाइंडिंग लिखी गई इस इंटरनल रिपोर्ट की जो फाइंडिंग आई कि आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। पहले आपस में सहयोग, आपस में एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने की भावना, एक दूसरे के लिए मरने मिटने की भावना, देश के लिए मरने मिटने की भावना ज़्यादा थी। तो आज ये देश की जो फौज है, उस फौज में जो कमराडरी जिसको कहते हैं, कोहेसिवनेस जिसे कहते हैं, उसकी जगह एक्सट्रीम कम्पिटिटिवनेस ला दी इन्होंने, तो नष्ट कर दी उस मनोबल को, उस भावना को, उस फैब्रिक को नष्ट कर दिया। तो यही कारण है कि फौज की जो एवरेज एज हमारी पहले थी, उस एवरेज एज में दोनों ही का मिश्रण था, एक्सपीरियंस का भी था और हमारे जो रिक्रूट होकर नए फौजी आते थे उनका भी था, और इसीलिए हमारे देश की फौज महान कहलाई गई। थैंक यू।